मैं बात करूंगी सेंटेंस की। हाँ, सेंटेंस बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और उसमें से सबसे कॉमन तरीके की आज मैं आपसे बात करूंगी। कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ऐसी चीजें देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा। तो ये तीनों चीजें क्या है, इसका भी क्लैरिफिकेशन दूंगी और इसके अंदर कैसे इनको यूज करना है, किस कॉम्बिनेशन में यूज करना है, उसके बारे में भी आज आपसे बात करूंगी। तो अगर आप रेडी है तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि यही 3 पार्ट से सेंटेंस बनेगा या कोई ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। सेंटेंस कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट डालते ही नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या कॉम्बिनेशंस एप्लीकेबल है उसके बारे में जरूर बात करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि ये तीनों चीजें है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट की बात करना शुरू करूं तो सब्जेक्ट जो है ना, हमारी सेंटेंस जिस चीज से शुरू होती है, ज्यादातर केसेस में हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। तो हमारी सेंटेंस जिस चीज से शुरू होती है, जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे कि अगर मैंने किसी का नाम लिया, जैसे कि मैरी या डेजी, ये सब नाम है, तो ये नाउन जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट है। उसी तरीके से किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जैसे मैंने बोला द गवर्नमेंट या फिर मैंने बोला अमेरिका, तो ये सब मेरे सब्जेक्ट्स है। उसी तरीके से प्रोनाउन की बात करूं तो यू, दे, आई, शी, ही, इट, ये सब कुछ मेरे प्रोनाउंस है, यानी कि जब मैं इससे सेंटेंस को शुरू करती हूं तो वो भी मेरा सब्जेक्ट है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है या किससे शुरू करनी चाहिए? जो भी चीज आपकी सेंटेंस में एक्शन करने वाली है वो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि डेजी अराइव्ड, तो डेजी ने क्या किया, शी अराइव्ड, यानी कि वो आई, पर कौन आई, डेजी आई, तो डेजी मेरा सब्जेक्ट है। आई लव पिज्जा, तो लव एक एक्शन है, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, पर किसे पसंद है, कौन कर रहा है वो एक्शन, कौन प्यार कर रहा है पिज्जा से, मैं कर रही हूं, तो आई जो है ना वो आपका सब्जेक्ट है। उसी तरीके से द साइंटिस्ट वाज बिजी, इसका लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सब्जेक्ट समझ लीजिए कि समझ में आ ही गया है पूरा, और कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। कंफ्यूजन कब आता है? जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस काफी लंबी होती है और हमें लगता है इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, या अगर हमें कोई सेंटेंस बनानी होती है तो हम सोचते हैं सब्जेक्ट डालूं, फिर वर्ब डालूं, फिर ऑब्जेक्ट डालूं। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, अगर अब आप नोट करना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप अभी तक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वाले ही कॉम्बिनेशन से सेंटेंसेस बना रहे थे। पर कभी कभी क्या होता है ना कि सब्जेक्ट के साथ, जैसे जो भी मैंने नाउन यूज किया, जैसे डेजी अगर मेरा नाउन है तो उसके बारे में डिटेल दी जाती है आगे कि डेजी हु इज अ व्हाइट गर्ल, तो डेजी कौन है, वो लड़की जो सफेद रंग की है। तो अगर मैंने सब्जेक्ट के बारे में कोई डिटेल्स दी है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाली है उस नाउन के बारे में, तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी सब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, द मैन हु लिव्ड अपस्टेयर्स हैज मूव्ड आउट। मूव आउट कौन हुआ? द मैन। पर कौन सा आदमी? वो वाला जो ऊपर रहता था। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? वो आदमी जो ऊपर रहता था। मेरे लिए, मुझे शायद उसका नाम नहीं पता, तो मेरे लिए वही आइडेंटिटी है उसकी, और इसीलिए वो पूरा का पूरा फ्रेज द मैन हु लिव्ड अपस्टेयर्स मेरा सब्जेक्ट है। तो ये मत सोचिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा छोटा ही रखना है। तो जब भी आप अपने सेंटेंसेस बनाएं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। द बुक ऑन द रेड टेबल इज माइन। कौन सी वाली बुक? वो जो रेड वाले टेबल पे है ना, वो वाली बुक मेरी है। तो जो बुक है उसका नाम होता तो मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी XYZ नाम होता बुक का तो मैं कहती XYZ बुक इज माइन। पर क्योंकि मैंने नाम की बात नहीं की तो उस बुक को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने उसकी लोकेशन यूज कर ली, और वो लोकेशन, उसका एडेड इंफॉर्मेशन मेरा सब्जेक्ट बन गया। अगर आपको इतना क्लियर है तो एक और चीज समझ लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही नाउन हो, उसमें 2 नाउन्स भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और हर एक नाउन के साथ उसकी एडेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये जो आपकी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होती है ना, आप कभी भी नोटिस करना उसमें यही लॉजिक अप्लाई होता है। सेंटेंस को आप लंबा करोगे कैसे? जब आपके पास बात करने के लिए 2-3 चीजें होगी तभी ही तो आपकी सेंटेंस लंबी होगी ना। तो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी लंबी लंबी सेंटेंसेस लोग बनाते कैसे हैं? तो ये रहा आपका आंसर। अगर आपको लंबी सेंटेंसेस बनानी है तो शायद आप 2-3 लोगों के बारे में बात करें तो वो सेंटेंस लंबी हो जाए। यानी कि अगर आप 2-3 लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं तो उनको कंजंक्शंस के साथ जोड़ लीजिए, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लूसीज ग्रे कैट एंड एलिसिस व्हाइट कैट वेंट फॉर वॉक। 2 बिल्लियां चलने गई है, ये तो हम जानते हैं, लूसी और एलिस के साथ ही गई होगी जरूर। पर लूसी की ग्रे कैट, तो लूसीज ग्रे कैट मेरा एक सब्जेक्ट, और एलिस की व्हाइट कैट, एलिस की व्हाइट कैट मेरा दूसरा सब्जेक्ट। दे वेंट फॉर अ वॉक। तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स को मैंने एंड के साथ ज्वाइन किया, इसीलिए मैंने आपसे कंजंक्शंस की बात पहले की ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके। वैसे ही माय सिस्टर्स हस्बैंड एंड योर ब्रदर्स वाइफ वर इन स्कूल टुगेदर, तो ये भी 2 सब्जेक्ट्स है। सिस्टर के हस्बैंड एक सब्जेक्ट, ब्रदर की वाइफ दूसरा सब्जेक्ट।
सिस्टर भी नाउन है, हस्बैंड भी नाउन है, ब्रदर भी नाउन है, वाइफ भी नाउन है। लेकिन कौन किसका क्या लगता है, जब मैं ये समझा रही हूँ, जब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं एक की नहीं दोनों की दे रही हूँ। मेरा सेंटेंस भी लंबा हो रहा है और वो पूरा पार्ट सब्जेक्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर है तो अब हम बात कर सकते हैं वर्ब्स की। अब ये वर्ब्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम का है, क्योंकि वर्ब जो है ना, ये पूरे इंग्लिश में इतना ज्यादा यूज होगा ना। ये वर्ब से ही टेंसेस बनते हैं, तो टेंसेस समझने हैं तो सबसे पहले वर्ब समझ में आना चाहिए। इसलिए वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्ब होता क्या है, आपके सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है, आना जाना, कुछ करना, सोचना, ये वो सब सारे के सारे एक्शंस जो होते हैं ना, फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, कोई भी टाइप का एक्शन, अगर कोई कुछ कर रहा है तो जो वो कर रहा है वो आपका वर्ब है। वर्ब का काम ही है कि एक्शन दिखाना, इसीलिए वर्ब को हम डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। डूइंग वर्ड्स का मतलब कि वर्ब कुछ करता है, हिंदी में उसको करता भी बोलते हैं। तो वर्ब का ये सिंपल लॉजिक सिर्फ समझ लीजिए, डूइंग वर्ड्स माइंड में याद रखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली सेंटेंस में समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रेखा सिंग्स, गाना एक वर्ब है क्योंकि ये एक एक्शन है, वो गा रही है, तो ये जो गाना है ये हमारा एक्शन है। और ये आपका सेंटेंस, इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब है, गो, जाओ, तो गो भी एक एक्शन है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, एक वर्ड वाले को भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप वर्ब्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या ये चीज मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। जैसे कि गो, गो का मतलब है जाना, तो क्या ये हो सकता है फिजिकली, क्या मैं जा सकता हूं या मैं जा सकती हूं। अगर जवाब हाँ है तो ये वर्ब है, अगर जवाब ना है तो ये वर्ब नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं ये इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम नाउन्स की तरह भी यूज करते हैं और वर्ब्स की तरह भी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया है। तो ये चीज अगर करने वाली है तो ये वर्ब है। सेंटेंस के हिसाब से देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो अगर सब्जेक्ट कोई चीज कर रहा है तो वो जो चीज कर रहा है वो आपका वर्ब हो जाएगा। और वर्ब्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर सब में कॉमन ये होता है कि हर एक वर्ब जो होता है ना, वो कोई ना कोई टाइप की चीज कर रहा होता है। और सबसे कॉमन उसमें होते हैं एक्शन वर्ब्स, इसमें कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। जो चीजें आपको दिखाई देती है कि हम कर सकते हैं, जैसे कि भागना, सुनना, ब्रीद करना, बैठना, खड़े रहना, चलना, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे बॉडी के एक्शंस हैं, तो उनको हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, फिजिकल एक्शंस। वैसे ही अगर कोई मेंटल एक्शंस हो, जो कि एक्शंस जो हमारा ब्रेन करता है, सोचना, समझना, किसी को रिकॉग्नाइज करना, वो मेंटल वर्ब्स होते हैं। मेंटल वर्ब्स का मतलब ये नहीं है कि वो वर्ब्स पागल हैं, बस मेंटल एक्शंस डिपिक्ट करते हैं, इसीलिए उन्हें मेंटल वर्ब्स भी कहते हैं। अगर जैसे आपका सेंटेंस है आई नो ही डिड इट, तो नो क्या है, ये कोई चलना दौड़ने जैसा एक्शन तो है नहीं। जानना मतलब नो करना, तो ये जो जानना है ये तो मेरा दिमाग कर रहा है, तो क्योंकि ये मेरा दिमाग कर रहा है ये वर्ब है और ये मेंटल वर्ब है। रिकॉग्नाइज करना यानी कि पहचानना फिर से एक वर्ब है जो मेरा दिमाग करता है, किसी को पहचानना या नहीं पहचानने का काम मेरे दिमाग का है। वैसे ही बिलीव करना यानी कि किसी पे भरोसा करना, वो भी एक वर्ब है। तो दिखने में आपको लगेगा नहीं कि ये वर्ब है, क्योंकि अगर आप सिर्फ यही सोचेंगे कि ऐसे एक्शंस जो मुझे दिखाई देते हैं वही वर्ब्स हैं, तो फिर आप गलत हो जाएंगे। वो तो वर्ब्स हैं ही, मगर ये भी है और भी टाइप के वर्ब्स है। दूसरे टाइप के वर्ब्स जो होते हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। उनको ट्रांजिटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये होते एक्शन वर्ब्स ही हैं, लेकिन ये ऐसे एक्शन वर्ब्स होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज आपको बताते हैं कि जो की जा सके, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो की जा सके और किसी के ऊपर की जा सके, यानी कि किसी चीज पे उसका असर हो, किसी इंसान पे या किसी चीज पे। तो कहने का मतलब यह होता है कि जब हम सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब डाल रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब किसी के ऊपर हो रहा है, यानी कि उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। तो अगर जैसे कि रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट एक एक्टिविटी है, यानी कि भले वो आपके मन से हो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके मन से भी रिस्पेक्ट आ रहा है तो आप रिस्पेक्ट किसी की तो करेंगे। हवा में तो होने वाली चीज नहीं है ये रिस्पेक्ट, शायद आप किसी के पेरेंट्स की करेंगे, शायद आप अपने पेरेंट्स की करेंगे, किसी की भी। पर ये जो रिस्पेक्ट है उसका रिसीविंग एंड है, यानी कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो ये रिस्पेक्ट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरीके से लव, तो लव आप किसी से तो करेंगे, अगर खुद से भी करते हैं तो आप उसके रिसीविंग एंड पे है, हवा में नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि आई लव आई लव आई लव, क्योंकि उसका सेंस ही नहीं है। तो ये वर्ब्स वो होते हैं कि जिनके रिसीविंग एंड पे कोई होता है, किसी के ऊपर ये हो रहे हैं। जैसे कि माय पेरेंट्स लव मी द मोस्ट, माय पेरेंट्स लव बट लव होम मी, मुझसे प्यार करते हैं तो मैं उसके रिसीविंग एंड पे हूं। तो इन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। उसी तरीके से इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब ये होता है कि इनके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि एक डायरेक्ट रिसीवर नहीं होता है।
और अगर इनके पीछे कोई चीज है भी सेंटेंस में, अगर इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है भी, तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट इस वर्ब से अफेक्ट ना हो। जैसे कि ही, अगर लिखा है कि वी वॉक्ड टू द मॉल, अगर मैं टू द मॉल हटा दूं ना इस सेंटेंस से, तो भी ये सेंटेंस का लॉजिक समझ में आएगा आपको, ये सेंटेंस फिर भी पूरी होगी। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं ना कि वी वॉक्ड, तो भी ये सेंटेंस पूरी होगी। टू द मॉल सिर्फ मुझे एक इंफॉर्मेशन देता है कि मैं चल के गई कहां, पर अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि मैं चली, तो भी लॉजिक है, सेंस तो बन रहा है। तो मतलब इस वर्ब को किसी रिसीविंग एंड की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये वर्ब किसी इंसान या चीज के ऊपर होना ही चाहिए। वैसे ही अराइव्ड क्वाइट लेट, अब अगर मैं क्वाइट लेट हटा दूं यहां से और मैं आपसे सिर्फ बोलूं ही अराइव्ड, यानी कि वो आया, तो भी सेंस तो बन रहा है सेंटेंस का। तो अराइव जैसा जो वर्ब है उसको पीछे के ऑब्जेक्ट की इतनी जरूरत नहीं है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ट्रांजिटिव में क्या था कि रिस्पेक्ट है तो किसी की तो होगी, किसी कोई इंसान आपको चाहिए ना रिस्पेक्ट करने के लिए, पर चलने के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये फर्क है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे मैं कुछ डालूं या ना डालूं। तो ये यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ब के आगे आपको डालना चाहिए और कौन से वर्ब के आगे अगर आपने नहीं डाला तो चल जाएगा। उसी तरीके से एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो वर्ब्स होते हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये इंपॉर्टेंट है और ये अंडररेटेड भी बहुत है, क्योंकि ये जो है ना, ये हमको डायरेक्ट एक्शन नहीं दिखाते किसी भी चीज का। इनका नाम ही ऑक्सिलरी है। इसका मतलब है कि ये वर्ब्स जो है ना हमारी मदद करने के लिए हैं। हर सेंटेंस में आपको मिलेंगे, ज्यादातर सेंटेंसेस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स मिलेंगे ही। और अगर मैं हटा दूं ना ऑक्सिलरी वर्ब्स को किसी सेंटेंस में से, तो आपको सेंटेंस समझ में भी नहीं आएगी। हर ऑक्सिलरी वर्ब का अलग मतलब होता है। पर कई बार क्या होता है, क्योंकि हम वर्ब्स को सिर्फ एक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक्शन तो है तो फिर ये भी वर्ब है। हाँ, सेंटेंस में दो वर्ब्स हो सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे सेंटेंस है आई विल टॉक टू माई मदर बिफोर अग्रीइंग, तो यहाँ पे टॉक भी तो वर्ब है और अग्री करना भी तो वर्ब है। विल भी वर्ब है, क्योंकि विल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका काम क्या है कि ये रीडर को कॉन्टेक्स्ट देता है मेन वर्ब का। अगर मेरा मेन वर्ब टॉक है तो मुझे विल से कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है कि अभी मैंने बात नहीं की है, मैं बात करूंगी। विल है तो मैं समझूंगी कि इंसान फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये विल जो है ना, ये मुझे बताता है कि ये एक्शन कब होगा। मेन एक्शन भले ही टॉक हो, पर टॉक को सपोर्ट करने वाला कौन है? विल। ये काम है ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तो सोचिए, अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं डालेंगे तो सेंटेंस का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। बहुत सारी ऐसी सेंटेंसेस होती है नो डाउट कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं होती, पर ये ज्यादातर शॉर्ट होती है सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंसेस को कई बार ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है और हमें सीखनी है सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड इंग्लिश, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही आई डिड नॉट आस्क फॉर योर ओपिनियन, तो आस्क जो है वो मेरा मेन वर्ब है, पर डिड जो है ना वो मेरा ऑक्सिलरी है। और डिड मुझे बताता है कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड। तो डिड जो है वो बताता है कि मैंने आपसे आपका ओपिनियन नहीं मांगा था। इसी वजह से मुझे सेंटेंस का मतलब समझ में आता है। तो इतने छोटे छोटे वर्ब्स हैं लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है, तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये